हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए मैथ। तो मैथ है दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे। आज के लिए हमारा चैप्टर रहेगा दोस्तों समकोणीय निर्देशांक एवं कार्तीय पद्धति। ठीक है, तो इस चैप्टर में दोस्तों क्या होता है कि इस चैप्टर का जो हम कहेंगे कि इस चैप्टर का बेसिक कहते हैं उसको, या फिर आप उसको इस चैप्टर का कुछ भी कह सकते हैं। ये उसकी मेन पॉइंट होता है, यानी बेसिक होता है। अगर आपको इस चैप्टर की डेफिनेशन नहीं पता तो आपके लिए ये चैप्टर कुछ नहीं है। तो इस चैप्टर की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये चैप्टर कहता है कि किसी समतल में स्थित किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए, किसी समतल में स्थित किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम जिस पद्धति का यूज करते हैं उसे हम कार्तीय पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो ये इस चैप्टर में जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा कार्तीय पद्धति। ठीक है, तो किसी समतल में, यानी सपोज कीजिए ये हमारे एक समतल है बोर्ड। ठीक है, इसमें एक मिनट, इसमें एक बिंदु है। ठीक है, अब हमको क्या पता है कि ये इस बिंदु की स्थिति क्या है। ठीक है, तो इस बिंदु की स्थिति निकालने के लिए हम जिस पद्धति का प्रयोग करेंगे उसे हम कहेंगे कार्तीय पद्धति। इस पद्धति में हमारे पास दो लाइन होती हैं लंबवत एक दूसरे के, क्या होती हैं, एक दूसरे के लंबवत दो लाइन होती हैं। इसे बोलते हैं, जो लेटी हुई लाइन होती है एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस, यानी एक्स होता है इधर और इधर होता है एक्स डैश। ठीक है, और जो हमारी खड़ी हुई होती है ऊर्ध्वाधर, ये हुई क्षैतिज होती है हमारी एक्स अक्ष, और ये ऊर्ध्वाधर होती है हमारी वाई अक्ष, वाई एक्सिस, ये हुई वाई डैश। ठीक है, और ये दोनों रेखा जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, यानी कि इस बिंदु पर काट रही है, सपोज कर लीजिए ये वाला बिंदु है, तो इस बिंदु को क्या कहेंगे हम, मूल बिंदु। ठीक है, तो एक मिनट, ये बिंदु क्या कहलाएगा हमारा, ओ, यानी कि मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु। इसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, 0,0। और दोस्तों इसमें एक कंडीशन होती है, हम उसी के हिसाब से इन दोनों एक्सिस को रख सकते हैं। तो एक मिनट, हाँ चलिए इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं पहले। हाँ, तो गाइस ये जो कंडीशन होती है वो क्या होती है हमारी, पहले उस कंडीशन को देखते हैं। तो ये जो हमारा एक्स एक्सिस है ये, और ये वाई एक्सिस, इन दोनों के बीच में जो हमारा कोण बनेगा, ये वाला कोण, ये हमेशा 90 डिग्री ही बनेगा, यानी 90 अंश का ही होना चाहिए। अगर ये हमारा कोण 90 का ना हो गए, सपोज के लिए 80 डिग्री हुआ या 110 डिग्री हुआ या और कुछ भी हो सकता है कम बढ़ती, तो हम यहाँ पर इस कंडीशन को, यानी कि ये हमारा वो नहीं होगा, इससे हम बिंदु की स्थिति नहीं निकाल सकते। अगर 90 नहीं है तो, अगर 90 है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है दोस्तों, हम बिंदु की स्थिति निकाल सकते हैं। और इसमें एक थोड़ा इसको और वो कर लेते हैं, और पढ़ते इसमें, इधर होता है प्लस का 1, इधर होता है प्लस का 2, इधर होता है प्लस का 3, ये आगे इसी प्रकार से चलता जाता है। ठीक है, तो इस लाइन को थोड़ा बड़े कर लेते हैं, ये है। ठीक है, अब इधर की बात करें तो इधर माइनस का 1, इधर माइनस का 2, इधर -3, इधर बात करें तो +1 +2, इधर +3, इधर -1 -2 -3। ठीक है, तो ये हुई हमारी एक आप कह सकते हो इसको चतुर्थांश, या जो हमारी मेन जो इस चैप्टर की हमारी पद्धति है वह। ठीक है, तो उसे ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट कीजिए दोस्तों, हम आपको यहीं से आपको समझाएंगे, आप हमें कमेंट जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो ये होती है हमारी कार्तीय पद्धति। और थोड़ा और नोट कर लेते हैं, तो ये वाली जो हमारी रेखा है, कौन सी वाली, एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश को हम कहेंगे क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। और ये जो दूसरी वाली रेखा है वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश, उसको कहेंगे हम ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। अगर कोई भी वस्तु, या वस्तु कहाँ से है यहाँ पे, यानी कोई भी हमारा, यानी
कोई भी रेखा हो सकती है, हमारा कोई भी पॉइंट हो सकता है। अगर एक्स अक्ष के समांतर है, यदि एक्स अक्ष के समांतर है तो वह रेखा हमारी वाई अक्ष के लंबवत होगी, और वाई अक्ष के समांतर है तो हमारी एक्स अक्ष के लंबवत होगी। तो इधर नोट कर लीजिए, नोट पॉइंट डाल के। फर्स्ट पॉइंट है एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर तो वाई अक्ष के लंबवत, वाई अक्ष के लंबवत। और दूसरा है हमारा वाई अक्ष के समांतर तो एक्स अक्ष के लंबवत, एक्स अक्ष के लंबवत। ठीक है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन्हें नोट कर लीजिए ध्यान से और स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसका। अब चलते हैं हम चतुर्थांश, क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो चलिए इरेज करते हैं। अब देखेंगे हम चतुर्थांश क्या होता है उसे। तो उसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं, जो हमने अभी पढ़ा है ये हमारा चतुर्थांश ही होता है। तो शॉर्ट में देख लीजिए, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है इसका इस चैप्टर में, तो फिर भी देख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री में दोस्तों इस चतुर्थांश का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो हम 90 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा या किसी भी बड़े एंगल का मान निकालते हैं तो उसके लिए हमको क्वाड्रेंट्स की जरूरत पड़ती है, यानी चतुर्थांश की जरूरत पड़ती है। और हम कहते हैं साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ही क्यों हुआ, तो वह पॉजिटिव नेगेटिव या साइन को कॉस में कैसे चेंज हो गया, तो वह जो सभी ये कुल मिलाकर जितना भी इसका प्रोसेस होता है ये सब होता है चतुर्थांश से। ठीक है, ये वो चतुर्थांश इस प्रकार बनेगा। ये हुआ प्रथम फर्स्ट, ये हुआ सेकंड, ये हुआ थर्ड, ये हुआ फोर्थ। अब इसमें ये उसी प्रकार से है एक्स वाई एक्स डैश, ये वाई डैश, ये सभी में दोस्तों सेम रहेंगे। अब प्रथम चतुर्थांश की बात करो तो ये स्टार्ट होता है 0 to 90 डिग्री, और ये सेकंड होता है 90 to 180, और थर्ड होता है 180 to 270, और फोर्थ होता है 270 to 360। 360 कह सकते हो या फिर 0 ही कह सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट एक ही हैं, 0 और 360। ये हमारा हुआ मूल बिंदु O, इसके अंदर निर्देशांक हमारे 0,0। ये हमेशा इस प्रकार चलता है, ये इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, और ये इस प्रकार। ठीक है, चतुर्थांश हमेशा देख लीजिए किस दिशा में चलता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, किस प्रकार हुआ ये, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। और चलिए, ये हुआ हमारा एंटी क्लॉकवाइज चतुर्थांश क्वाड्रेंट्स। और अब हम देखेंगे कार्तीय तल में दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो इरेज करते हैं। तो ये कार्तीय पद्धति या कार्तीय तल तो हमारा है ही, तो ये हमारा समतल होता है, यानी कि ये जो हमारा हमने एग्जांपल लिया था अभी ये बोर्ड का, एक मिनट, हाँ, ये जो हमने एग्जांपल लिया था बोर्ड का, ये हुआ समतल। समतल को हम कार्तीय तल भी कहते हैं। तो कार्तीय तल में दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी इज इक्वल टू क्या हुई हमारी, सपोज कि ये दो बिंदु हैं हमारे P x1 y1 और दूसरा है तथा Q x2 y2 के बीच की दूरी, बीच की दूरी यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, डिस्टेंस। तो यानी कि इसको हम डिनोट कर लेंगे d से। तो d स्मॉल d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्मॉल d आएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है,
या फिर इस प्रकार कर लीजिए, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट सॉरी गैस, यहाँ अंडर रूट नहीं ब्रैकेट आएगा, और यहाँ ब्रैकेट में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हुए दो फॉर्मूले, नोट कर लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट हैं। अब देखेंगे हम अंतः रेखाखंड का विभाजन, रेखाखंड का अंतः विभाजन। ठीक है, रेखाखंड का अंतः विभाजन, चलिए देखते हैं। रेखाखंड का अंतः विभाजन, रेखाखंड का अंतः विभाजन। ठीक है, रेखाखंड का अंतः विभाजन, बिंदु P x1, y1 तथा Q x2, y2, P तथा Q को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड मिलाने वाले रेखाखंड M1 रेशियो M2 के अनुपात में अंतः विभाजन करने वाले बिंदु R निम्न है। के अनुपात में अंतः विभाजन करने वाले बिंदु R के निर्देशांक निम्न है। ठीक है, तो उसे देख लीजिए, R इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, उसके बाद M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये होता है हमारा दोस्तों मेन फॉर्मूला, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर से नोट कर लीजिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये। तो अब चलते हैं रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, इरेज करते हैं और देखेंगे रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हमारे क्या हो गए। ठीक है, तो वही हमारी कंडीशन है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक P इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये होंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है, इसमें कुछ है नहीं दोस्तों। तो अब देखेंगे दोस्तों हम ट्रायंगल से संबंधित सूत्र, तो इरेज करते हैं और देखते हैं हम त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज से संबंधित सूत्र, त्रिभुज ही नोट कर लीजिए, ट्रायंगल। अब चलिए हम त्रिभुज से संबंधित सूत्र देखते हैं। तो त्रिभुज के लिए हमारी कंडीशन क्या रहेगी, हमारी त्रिभुज ABC है, ABC एक त्रिभुज है, यहाँ A
x1 कॉमा y1, b x2 कॉमा y2 और c x3 कॉमा y3 है। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यहाँ पर ये हुआ हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल। और त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक भी देख लेते हैं। त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, दोनों ही फॉर्मूले। ठीक है, ये भी और ये भी, तो नोट कर लीजिए इन्हें आप, इम्पोर्टेंट हैं। अभी एक पॉइंट और आता है दोस्तों हमारा, तो हमारा पॉइंट क्या होता है? त्रिभुज की संरेखीयता, यानी कि हमारा त्रिभुज संरेखीय है या नहीं है। तो उसके लिए आपको कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, बस इसी फॉर्मूले से थोड़ा आपको समझना है। त्रिभुज की संरेखीयता, तो ये क्या होती है? कुछ नहीं दोस्तों, इसमें बहुत ही इजी है ये। त्रिभुज की संरेखीयता हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे? यदि ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल इक्वल टू 0, तो ट्रायंगल ए बी सी संरेखीय होगा, संरेखीय होगा। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों इम्पोर्टेंट है भी दोस्तों। इससे क्या होता है कि कभी कभी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत ही ईजी है दोस्तों। इसमें बस थोड़ा आपको कैलकुलेशन दे दी जाती है और उस कैलकुलेशन में आपको दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हो, तो ऐसा नहीं हो रहा है। और यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, कैलकुलेशन को दोस्तों आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्वेश्चन पूरा सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ के समझ के तब सॉल्व कीजिए और तब देख लीजिए दोस्तों, तब ऑप्शन बनाइए। ऑप्शन को देख के क्वेश्चन नहीं करना है दोस्तों, आपको क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको ऑप्शन देखना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। नहीं तो दोस्तों क्या होता है कि हमारी जो आधा सॉल्यूशन होता है, आधे सॉल्यूशन के बाद एक मान लेकर के आता है हमारा, मोस्टली क्वेश्चन में, सभी में नहीं दोस्तों, कुछ क्वेश्चनों में। तो जो हमारा आधा मान निकल के आता है ना, तो वो भी हमारा उन 4 ऑप्शन में दिया होता है। एग्जामिनर बहुत तेज होते हैं दोस्तों, उन्हें बहुत ज़्यादा माइंड होता है, तो वो कुछ इसी प्रकार करते हैं कि बच्चा अगर पूरा क्वेश्चन नहीं करे और ऑप्शन चेक कर ले पहले, तो उसको लगे कि उसका क्वेश्चन सही हो गया, ऑप्शन मैच हो गया और क्वेश्चन उसका गलत हो जाए। तो ऐसा आपको नहीं करना है दोस्तों, आपको अपना क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है कंप्लीटली, उसके बाद ऑप्शन देखने हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं और होप करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें दोस्तों, शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक प्रैक्टिस क्लास लेकर इसी चैप्टर की। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।